हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। इसमें हम लोग समझेंगे लाइट क्या है, लाइट किस तरीके से वर्क करता है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं इसके अंदर, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, जो कि एग्ज़ाम में हमारा लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे कि लाइट क्या है। देखिए हम हमारे आसपास काफ़ी सारी एनर्जीज़ होती हैं। हम उन एनर्जीज़ को अगर समझें तो एक अगर आप देखोगे तो एनर्जीज़ के कई फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी के कई सारे फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, तो उसी में से एक फॉर्म क्या है, एक फॉर्म है उसका एनर्जी की, एक फॉर्म क्या है, लाइट है। तो लाइट भी क्या है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। ठीक है ना, अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लाइट को कोई परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसको ऊर्जा की फॉर्म में समझ सकते हैं। लाइट को हम लोग एनर्जी की फॉर्म में जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो लाइट क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। अब लाइट नहीं होगी तो सीधी सी बात है, हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। इसको क्यों नहीं दिखाई देगी, इसको भी समझना होता है। कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है लाइट के कारण ही नहीं, उसमें हमारी आंखों का भी रोल होता है, सीधी सी बात है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आप देख रहे हो, अब इन केस आप उदाहरण ले सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो कि अभी आप मोबाइल को देख रहे हो, उसी देखते हुए ही पढ़ रहे हो। आपको इस पे लिखी हुई चीज़ क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पे लाइट पड़ रही है और वो लाइट इस पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों पर पड़ रही है। और आंखों पे जब वो लाइट पड़ती है तो इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और वो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनता है बच्चे रेटिना पर। जो हमारी रेटिना होती है उस पे इमेज बनता है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, और उसके बाद हम उस चीज़ को देख पाते हैं। अब लाइट नहीं पड़ेगी, जैसे लाइट अभी चली जाए या अंधेरा हो जाए तो हमें वस्तु को देखने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है लाइट का। भाई ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ ही नहीं रही। अब जब ऑब्जेक्ट पे ही नहीं पड़ेगी तो हमारी आंखों पे कहाँ से रिफ्लेक्ट होके पहुँचेगा वो, ये चीज़ आपको समझनी होगी। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो उसमें हमारी रेटिना का भी रोल होता है, हमारी कार्निया का भी रोल होता है, हमारी आंखों में आइरिस होता है, उसका भी रोल होता है। तो ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग आइस के बारे में पढ़ेंगे। इसके एक और चैप्टर है हमारा इसी में ही, आइस से रिलेटेड। उसमें आप अच्छे से समझोगे कंसेप्ट को कि कॉर्निया क्या है, आपका रेटिना क्या वर्क करता है, आइरिस का क्या काम है। फिलहाल हम लोग लाइट पे आते हैं। तो लाइट की अगर पूरी डेफिनेशन देखी जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित का मतलब है पड़ता है, आता हुआ प्रतीत होता है, इंसिडेंट होता है, तो वह परावर्तित होकर यानी कि रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पहुंचता है, और जिससे हमारी आंखों पे उस वस्तु का इमेज बनेगा। किसी वस्तु पे आप लाइट मारोगे, वो उससे टकराकर वापस कहाँ जाएगी, आपकी आंखों पर पड़ेगी, और उसकी सहायता से आप उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं। बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको लिखने के लिए भी आता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए होने वाला है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझिएगा। यहाँ से पेन यूज़ करेंगे और उसकी मदद से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए, इसको अगर आप समझेंगे तो क्या है कि सबसे पहला तो मेन पॉइंट ये है कि लाइट जो होती है ये हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की सहायता से गमन करती है, यानी कि चलती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से जो है हमारी लाइट जो है ट्रैवल करती है। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और आती है, क्या आप देख सकते हैं इसके अंदर एक चीज़ और क्या आएगी, इसके अंदर एक चीज़ और आती है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट अगर आप देखते हैं तो लाइट की स्पीड कोई फिक्स नहीं होती। लाइट की स्पीड मीडियम के अकॉर्डिंग होती है, किस माध्यम में वो लाइट जो है ट्रैवल कर रही है। वो वैक्यूम में जा रही है, वो सॉलिड में ट्रैवल कर रही है, लाइट सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, किस तरीके से किस मीडियम में लाइट जो है ट्रैवल कर रही है, उसके अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड जो है आंकी जाती है। लेकिन अगर मैं एक फ़िक्स क्वांटिटी अगर मैं बात करूँ वैक्यूम की, तो वैक्यूम में इसकी फ़िक्स होती है। देखिए, निर्वात का मतलब वैक्यूम ही होता है। वैक्यूम की अगर हम बात करें तो निर्वात में जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है हमारी लाइट की स्पीड होती है, किसमें, वैक्यूम में। और ये बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आगे की हम लोग बात करेंगे। आगे आप देख सकते हैं लाइट की स्पीड कितनी हो गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे आती है बात वेव लेंथ की।
दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का मतलब है कि जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं उसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य, इसको हिंदी में तरंग दैर्ध्य बोल देते हैं लेकिन तरंग दैर्ध्य होता है एक्चुअल में। वेवलेंथ कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक होती है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि ये क्या है। यहाँ पे इसको हम लोग ब्लू पेन से समझने वाले हैं, ठीक है भाई। तो इसको आप समझिए किस तरीके से होगा ये। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो वेव लेंथ होगी इसकी कितनी होगी, ये होती है बच्चे 8000 से लेके और 4000 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम ये जो आप देख रहे हो ये इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है, ए और ए के ऊपर ये आप सर्कल देख रहे हो, ये सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो होती है यूनिट होती है, इस वेव लेंथ की यूनिट क्या होगी? वेव लेंथ की यूनिट होती है एंगस्ट्रम, ठीक है। ए के ऊपर आप इस तरीके से सर्कल देख सकते हो, इसको हम लोग वेवलेंथ की यूनिट बोलते हैं। वेवलेंथ का मतलब है कि वो लाइट कितने दूर तक जा सकता है। वेवलेंथ को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि वेवलेंथ का मतलब है कि तरंगों, भाई प्रकाश जो है तरंगों के माध्यम से ही चलता है, वेव्स के माध्यम से ही चलता है, और उस वेव्स की लेंथ क्या है उसको हम लोग वेवलेंथ कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य कितनी दूर तक जा रहा है, वो बात को समझने की कोशिश करिएगा कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की बात अगर हम करें, वेव क्या है? प्रकाश, भाई मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से वो संचरण करता है, गमन करता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। अब तरंगों के माध्यम में चलेगा तो उसकी लंबाई भी होगी, ठीक है, उसकी क्या होगी? लंबाई होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी? वेवलेंथ की यूनिट होती है एंगस्ट्रम, ठीक है। क्या होती है? एंगस्ट्रम। जैसे मीटर में हम लोग लंबाई को नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, उस तरीके से वेवलेंथ को हम लोग एंगस्ट्रम में नापते हैं। अब क्या होता है? दृश्य प्रकाश की कितनी होगी? जो प्रकाश को अगर हम देखें तो ये कितनी होती है? 4000, के का मतलब यहाँ पे 1000 से है, 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम उसकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है। ये चीज़ जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप पेपर में आए तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आगे की बात करते हैं। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट के सोर्सेज कितने हैं हमारे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइट के सोर्सेज क्या है? देखिए प्रकाश के स्रोत, ये आपने हो सकता है इससे अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कितने सोर्सेज होते हैं लाइट के। तो अगर आप देखोगे तो लाइट के हमारे दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस सोर्सेज और एक नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। ल्यूमिनस मतलब दीप्त प्रकाश, और एक होता है हमारा अदीप्त प्रकाश, दीप्त और अदीप्त। इसको कैसे समझ सकते हैं? ल्यूमिनस, आपने ल्यूमिनस नाम सुना होगा, टीवी में एड्स वगैरह आता है ल्यूमिनस इन्वर्टर का। तो ल्यूमिनस की जब हम लोग बात करते हैं तो बात आती है ल्यूमिनस में, ल्यूमिनस का सेंस है कि जिसकी खुद की लाइट हो। यहाँ पे मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप सिंपली समझ सकते हो। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी लाइट खुद की होती है, वो किसी दूसरे की लाइट की मदद से नहीं मतलब दिखाई देते, जिनकी अपनी लाइट होती है, जिनकी खुद की लाइट होती है। जैसे आप देख सकते हो कि सूर्य क्या है, उसकी खुद की लाइट होती है, तारों की खुद की लाइट होती है, विद्युत बल्ब होता है, खुद की लाइट होती है, सूरज की खुद की लाइट होगी। और नॉन ल्यूमिनस जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी कि नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज भी बोल सकते हैं। जैसे मून की लाइट खुद की नहीं होती, पेन, पेंसिल, कुर्सी, मतलब जिसकी भी लाइट खुद की ना हो। समझ में आ रही है बात? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपके यहाँ भी लाइट आ रही है और अगर आपको आपके सामने रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और लाइट बंद कर देने से वो ऑब्जेक्ट ना दिखे, तो इसका मतलब वो उसकी खुद की लाइट नहीं है। भाई अगर आपके सामने चेयर रखी है और लाइट ऑफ कर दी जाए, चेयर नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि चेयर की खुद की लाइट नहीं है, लेकिन बल्ब की खुद की लाइट है। बल्ब जलाएंगे तो आपको हर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो ल्यूमिनस जिसकी खुद की लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकल मीडियम्स की, यानी कि प्रकाशिक माध्यम की। ये इंपॉर्टेंट है, ये लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। 3 टाइप्स के हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लाइट के अकॉर्डिंग बांटें तो इनको हम लोग प्रकाशिक के माध्यम से बांटें तो 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है हमारा ओपेक। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक, ट्रांसलूसेंट मीडियम यानी कि पारभाषक मीडियम, और तीसरा होता है हमारा ओपेक। ओपेक यानी कि अपारदर्शक की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल मीडियम कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं।
एक हो गया आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ठीक है ना। अब इसको समझ लीजिए, ट्रांसपेरेंट, आपने ये चीज़ें अपने यूज़ भी की होगी। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार दिखाई दिया जा सकता है, दिखाई दे सकता है, आर पार देख सकते हो आप, ठीक है ना। आर पार जिसके देख सकते हो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। यहाँ पे वायु लिखा हुआ है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी, यहाँ पे एयर की बात अगर आए, कुछ लोग कहेंगे भाई एयर तो दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पे एयर का मतलब ऐसे नहीं है। अगर आप कोई खाली बोतल ले लो या किसी ऑब्जेक्ट को देखो तो एयर होगी, लेकिन उसके आर पार हम देख सकते हैं। कांच के आर पार आप देख सकते हो, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या है, पारदर्शी है या पारदर्शक है। ट्रांसलूसेंट यानी कि पारभाषक जिसको बोलते हैं, जिसके आर पार आप धुंधला देख सकते हो, क्लियरली ना देख के आपको धुंधला दिखाई देगा, ठीक है ना। क्लियरली ना दिखाई दे के आपको धुंधला दिखाई देगा। जैसे पॉल्यूटेड वाटर हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, आप देखते हो कि कांच घिस जाता है, ठीक है ना। कोई इसमें आपको ऑप्शन लेके इसमें तेलीय कागज लिखा है, आप अपने आप से भी सोच सकते हो कि क्या होगा, वो ट्रांसलूसेंट होगा। अगर किसी बॉटल आप खाली देख रहे हो, ट्रांसपेरेंट है, उसी बॉटल में अगर आप पानी भर दोगे तो आप आर पार एग्जैक्टली नहीं देख पाओगे। उसी बॉटल में अगर आप कुछ भर दोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। ओपेक मीडियम, अपारदर्शक, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, पीछे नहीं दिखाई दे, आर पार उसको देख ही नहीं सकते। जैसे लकड़ी अगर आपके सामने रख दिया जाए या लोहा रख दिया जाए तो आप आर पार नहीं देख पाओगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओपेक बोल देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही होगी बात, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे की हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे लाइट रेज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको समझने की कोशिश करिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग पेन भी ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए हमें। तो यहाँ पे हम लोग पेन का भी यूज़ करेंगे। तो अब समझिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट है, इसमें पेन का यूज़ करते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले रेस कौन सी ली है, सबसे पहले मैंने रेज ली है, इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है ना। कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका क्या मतलब है, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम में देख पाएंगे कि क्या है। आप एरो देखिए कि ये सारी लाइनें जो हैं इस तरीके से आ रही हैं, आप देखो ये सारी लाइनें इस तरीके से आ रही हैं और एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं, ठीक है ना। किस पे, एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं। तो जहाँ पे सारी जो रेज हैं एक ही पॉइंट पे आके मिलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। आप ध्यान से देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही निकले कहीं से भी, सोर्सेस क्या हो, कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिल कहाँ पे रही हैं, मिल सारी रही हैं एक ही पॉइंट पे आके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी कि कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट हमारा बीम हो जाएगा वो, ठीक है ना। कॉन्वर्जेंट बीम हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की बात करेंगे, अब इसको आप आराम से ईजिली समझ सकते हो, ठीक है ना। इसको हम लोग आराम से समझ सकते हैं यहीं से ही कि इस तरीके का अगला क्या होगा ये, ठीक है। अगले की अगर हम बात करें तो अभिसारी, डाइवर्जेंट का मतलब, डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है, डाइवर्ज, जैसे रास्ते पे आप जाते हो लिखा होता है डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब है अलग अलग रास्ते पे बढ़ जाओ। आप मिले एक ही, चले एक ही रूट पे से थे, चले एक साथ थे, लेकिन आगे चल के आप अलग अलग रास्तों में बट गए। तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग रास्तों में बढ़ जा रही हैं ये सारी, एरो से और इसके सिंबल से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग रास्ते में क्या है, बढ़ जा रही हैं। उसमें क्या होता था, उसमें एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं, यहाँ पे एक ही पॉइंट से निकल रही हैं और बाद में जाके अलग अलग हो जा रही हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई यानी एक साथ चले थे लेकिन पहुँचे अलग अलग रूट पे मुड़ गए आगे चल के। समझ में आ रही होगी बात, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे की बात करते हैं, लास्ट हमारा यहाँ पे बचता है समानांतर प्रकाशपुंज यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये सिंपली आप समझ सकते हो, पैरेलल लाइंस हमने पढ़ी होती हैं, ऐसी लाइन जो कभी भी आपस में एक दूसरे को मीट ना करे उसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। समानांतर रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो इसमें आप देख सकते हो कि सीधे सीधे लाइट चल रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करेंगे, आगे देखेंगे, आगे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पे आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लॉ है
और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो इसमें अब हम लोग समझेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको समझेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी 101%। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में आती है, और डेफिनेशन के साथ साथ इसके लॉ भी आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एंड इट्स लॉ, उसके लॉ क्या हैं उनको भी डिफाइन करने के लिए प्लस इसकी डेफिनेशन भी आपको बतानी होती है एग्ज़ाम में। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने आपको एक जो है इमेज दिखाई दे रही होगी कि इसमें होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो कोई भी एक सरफेस ले लो आप। अगर किसी सरफेस पे अगर हम इसकी बात करें तो किसी भी सरफेस पे, जैसे आप देख रहे हैं कि एक सरफेस है, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं एक सरफेस है, एक किरण आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी और एक किरण टकरा के वापस जाती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। एक किरण आपको ये V दिखाई दे रहा होगा ना, एक आपतित किरण है और टकराकर जो वापस जा रही है उसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। वो क्या है? परावर्तित किरण है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी सरफेस से टकराती है, जब किसी प्लेन सरफेस से टकराती है, नीचे आप जो देख रहे हैं एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से टकराती है तो वो टकराकर वापस लौट जाती है। अगर आप देख रहे होंगे तो एक लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ए बी आती हुई और बी सी जो है जाती हुई लाइन है, ठीक है ना। आती है और टकराकर सरफेस से क्या होगा? वापस चली जाएगी। और जो किरण आपको आती हुई दिखाई दे रही है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो किरण यहाँ से रिटर्न हो रही है उसको हम लोग परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ये कोई एक प्लेन सरफेस है, नीचे की तरफ ये कोई प्लेन सरफेस है, इस पे एक किरण आ रही है, आई इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और आने के बाद टकराई है, टकराकर क्या है? टकराकर वापस लौट जाती है। तो जो किरण आती है उसे आपतित किरण बोलते हैं, और जो टकराकर वापस जा रही है उसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। और बीच में ये क्या होता है? बीच में ये अभिलंब होता है, ठीक है ना। तो आती है जो किरण उसको हम लोग वो बनाती है, कौन सा एंगल बनाती है? वो बनाती है एंगल आई। ये वाली किरण जो आ रही है, यहाँ से आप देख रहे हैं आ रही है, और एक ये जा रही है, तो जो किरण आएगी वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी एंगल आई, और जो टकराकर वापस जा रही है वो बनाएगी एंगल आर, यानी कि परावर्तन कोण। आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं और इस परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो बात समझ रहे होंगे कि प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस से कोई किरण आई है, आने के बाद टकराई है और टकराकर क्या है? वापस लौट जाती है, टकराकर वापस लौट जाती है। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि प्रकाश की किरण ये आई और टकराकर वापस लौट गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अगर मैं इसको परिभाषा की फॉर्म में बोलूँ, डेफिनेशन की फॉर्म में बोलूँ, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में से आती है और किसी सरफेस से टकराकर वापस लौट जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। हमें कोई भी चीज़ जो दिखाई देती है हमारी आंखों से, वो इसी के कारण होती है कि लाइट आती है, टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी कि परावर्तन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये चीज़ जो है हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब जो किरण आएगी उसे आपतित, जो जाएगी उसे परावर्तित किरण बोलते हैं, और जो आएगी वो कौन सा एंगल बनाएगी? वो बनाएगी एंगल आई, और जो जाएगी टकराकर वो बनाएगी एंगल आर। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? जहाँ पे इनका सेंटरिंग पॉइंट है वहाँ पे क्या होगा? उसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? उसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पे इसकी मैंने वो भी दे रखी है, डेफिनेशन भी आपको दे रखी है, आप देख सकते हैं ध्यान से कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, सरफेस भी यहाँ पे मैटर करता है, सरफेस कैसा है, सरफेस के बारे में भी बात करेंगे अभी। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहाँ से आ रही है, ठीक है ना। आई और वापस चले गई, आप देख सकते हैं आई और ये वापस चली गई, ध्यान रखिएगा, उसी माध्यम में वापस चली गई जहाँ से आई थी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसे
माध्यम में वापस लौट जाती है। जो किरण, यहाँ पे किसी लिखा दिया है मैंने, ये गलत हो गया, जो किरण आती है उसे आपतित किरण और जो टकराकर लौटती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे जो किसी आती है लिखा है ना, जो किरण होगा, मिस्टेक से ही मैंने किसी लिख दिया है, जो किरण आती है। तो सिंपल सा लॉ है कि भाई आप किसी चीज़ के, जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, आप बॉल लोगे, बॉल को दीवार पे मारोगे तो दीवार से टकराकर बॉल क्या है, वापस आप ही की तरफ आएगी, या ज़मीन पे टकरा के उसे मारोगे तो बॉल दोबारा से आप ही के हाथ में आएगी। तो सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि लाइट आती है और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, अगर सरफेस कैसा है, सरफेस चिकना है, प्लेन सरफेस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी लैंग्वेज में, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी चिकनी सरफेस से टकराती है तो टकराकर वह अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। इसी को हम लोग प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और है समझने के लिए, ये परावर्तन दो पार्ट्स में होता है, अभी मैंने आपको समझाया था, दो पार्ट्स में होता है। डिपेंड करता है कि सरफेस प्लेन है या सरफेस आपका खुरदुरा है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है। इसको समझाने से पहले एक एग्जांपल से इजीली बता सकता हूँ कि जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है और आप किसी प्लेन सरफेस पे हैं, आप किसी चिकनी सतह पर हैं, आपके पास कोई बॉल है और आप किसी चिकनी सतह पर खड़े हुए हैं, तो आप अगर नीचे बॉल को फेंकेंगे तो बॉल सीधा आपके हाथ में आएगी। लेकिन अगर वही सरफेस ऊबड़ खाबड़ है, नीचे से खुदा हुआ है, मतलब प्लेन नहीं है, तो बॉल किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो सेम यहीं पे ही होता है। एक को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पार्ट 1 में मैंने लिखा हुआ है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन वो होता है जो चिकने सरफेस पे होता है कि पड़ेगी वापस आएगी, पड़ेगी उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और पार्ट 2 आप देख रहे हो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हो कि नीचे का जो पृष्ठ है वो कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, तो जो किरण आएगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। आपको ये बॉल वाला एग्जांपल बहुत ही सिंपल से आप समझ सकते हो कि सरफेस अगर चिकना है तो बॉल सीधी हाथ में आएगी, लेकिन वही अगर आप सरफेस चिकना नहीं है, बॉल को नीचे फेंकोगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे हाथ में आए। तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप से होता है, दो टाइप से, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। बात समझ में आ रही होगी। फिगर्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब भी एग्जाम में ये आएगा तो आपको इस फिगर को ज़रूर बनाना होगा, और इस फिगर के सहारे ही आप इस पूरे जो है मैटर को लिख सकते हो। अल्टीमेटली आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर उसके बाद दिखा सकते हो कि हाँ, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। खाली इतना ही नहीं है, ये हमने अभी समझा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। अब आती है बात कि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे समझिए लॉ इसके। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। लॉ नंबर 1 क्या कहता है, लॉ नंबर 1 कहता है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस बार ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लॉ, पहला लॉ क्या कहता है, इसको समझिए। पहला लॉ कह रहा है कि जो आपतित किरण है, यानी कि इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, और बीच में जो आपका अभिलंब पड़ता है, आप इसको परपेंडिकुलर कह लो, ठीक है, आपका जो अभिलंब पड़ेगा, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये आपको डायरेक्ट चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये देखो, यहाँ पे ये और ये तीनों क्या हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे तो हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। यही पहला लॉ है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सिंपल सा पॉइंट है, आप डायग्राम के थ्रू याद रख सकते हो ईजिली। भाई सीधी सी बात है, आपने ये देखा कि ये और ये तीनों क्या है, तीनों का पॉइंट क्या है, एक ही है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, पहला लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है ना। तो तीनों क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले लॉ की। बात करते हैं अगले लॉ की। तो लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल आई जो होगा हमेशा इक्वल होता है एंगल आर के। एंगल आई जो होगा हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। देखिए, आई जो होगा हमेशा इक्वल होगा आर के। ये इंपॉर्टेंट लॉ रहेगा कि आई जो है इक्वल होगा आर के। कैसे, इस चीज़ को समझिएगा
कि जो इंसिडेंट रे है आई जो होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं आई एंगल बन रहा है और यहाँ पे आर, किरण जितने एंगल पे आएगी उतने ही कोण पर वापस भी जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर वापस भी जाएगी, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दो लॉ है, पहला लॉ कहता है कि भैया तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे, आपतित किरण भी, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। दूसरा कहता है कि आई बराबर आर, सीधी सीधी बात है, आई बराबर आर होता है। यहाँ पे एंगल लगा देते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि किरण जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर वापस जाती है, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट एंगल जो ही होगा, जो इंसिडेंट एंगल होगा वो बराबर होगा किसके? रिफ्लेक्ट एंगल के, जो कि मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिख भी रखा है। क्या कि भैया आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर रहेंगे। यानी अगर कोई किरण आ रही है, आते हुए वो कितने का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो जाते हुए भी वो कितने का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे दोनों लॉ। पहला लॉ जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है कि भाई तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पर होंगे, तीनों एक ही ओरिजिन होगा, वहाँ पे पॉइंट तीनों एक ही पे मिलेंगे। दूसरा, एंगल हमेशा बराबर बनेंगे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों हमेशा बराबर होंगे, आई बराबर आर रहेगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको समझाने के लिए आया। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 का एंगल बना रही है। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, बहुत इजी भी है ये। ऐसा क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में मिलता है अधिकतर। ये क्वेश्चन आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस में लेकिन मिलता है कि आपतित किरण क्या बना रही है? 45 का एंगल बना रही है, 45 का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? भाई अभी मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। एंगल आई बराबर क्या होगा? एंगल आर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर बराबर है और वो आते हुए अगर 45 का एंगल बना रही है तो जाते हुए भी कितने का एंगल बनाएगी? 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो आंसर हमारा क्या होगा? 45 ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर हमारा क्या रहेगा? 45 ही रहेगा बच्चे, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एंगल आई भी 45 और एंगल आर भी क्या रहेगा? 45 ही रहेगा, ठीक है ना। एक बार क्विक से रिवीजन करते हैं हमने क्या पढ़ा है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया लाइट क्या है। तो लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लाइट्स की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है कि लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, कोई फिक्स स्पीड नहीं है। हाँ, वैक्यूम में इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स वेरी फास्ट, समझ रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जाती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जाएगी। अगर आप 3 जीरो हटा दोगे तो किलोमीटर में अगर आप चेंज करते हो। वेवलेंथ क्या होती है? 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक इसकी वेवलेंथ होती है, जो कि हमारा विजुअल लाइट होती है, उसकी बात कर रहे हैं। सोर्सेज 2 होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। ल्यूमिनस जिनकी अपनी लाइट है, नॉन ल्यूमिनस जिनकी अपनी लाइट नहीं है, दूसरों की लाइट की वजह से चमक रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल मीडियम 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, यानी कि पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता या धुंधला देख सकते हैं, धुंधला दिखेगा, क्लियरली आपको नहीं दिखेगा। लास्ट होता है ओपेक, जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई दिया जा सकता। जैसे आपके सामने अगर एक लकड़ी रख दी जाए, एक लकड़ी का कोई बोर्ड रख दिया जाए, कोई गत्ता रख दिया जाए, तो आप उसके आर पार नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ओपेक मीडियम हो जाएगा। समझ लो, रेस की बात करी हमने, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जहाँ पे एक ही पॉइंट पर आके रेज मिलती हैं। और डाइवर्जन मैंने बताया कि हम चले एक ही जगह लेकिन आगे चल के तीनों अलग अलग रास्ते पे मुड़ गए, या जो भी थे अलग अलग मुड़ गए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अपसारी प्रकाशपुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पैरेलल, जो पैरेलल चल रही हैं, सीधे सीधे चल रही हैं, कभी लेकिन मीट नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लॉ समझाया है। लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, बाकी की कहानी सिर्फ एक बेसिक है उसके, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि लॉ आपका ज़रूर आता है। लॉ और डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। तो 2 लॉ प्लस डेफिनेशन, अगर आप इतना भी लिख देते हैं जितना आपको मैंने इसमें लिख के दिखाया हुआ है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे विद डायग्राम, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अच्छे अच्छे कमेंट करना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।